हेलो दोस्तों, यार कैसा आप सब। और जैसा कि आपने बोला था कि आप थोड़े जो भी अच्छे क्वेश्चन थे उनके सॉल्यूशन करा देना, तो बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन नंबर वन, जो कि एवरेज का है, ठीक है। इसको मैं कैसे करता हूँ वो आपको फटाफट से बता देता हूँ। तो एवरेज हाइट दे रखी है हमें 12 स्टूडेंट्स की 160 सेंटीमीटर। तो ऑब्वियसली जैसा कि मैंने बोला कि मैं इसे लिखूंगा और इसको 160 इंटू 12 कर दूंगा, ठीक है। ये हो गया हमारा एक्स वन से एक्स ट्वेल्व। एवरेज हाइट 10 जनों की दे रखी है, एक्स टेन तक की हमें दे रखी है। वो कितनी है? 157 इंटू 10, ठीक है, सिंपल सी बात है। इफ वन ऑफ द रिमेनिंग स्टूडेंट्स यानी कि एक्स वन और एक्स ट्वेल्व बच गए हैं, ठीक है। इसमें आप देखो, एक्स वन से एक्स टेन की हमने निकाली, एक्स वन से एक्स ट्वेल्व हमें पता है सम क्या है, एक्स वन और एक्स ट्वेल्व बचे हैं, ठीक है। तो पहली बात तो एक्स इलेवन प्लस एक्स ट्वेल्व है क्या? वो कितना है? 16 इंटू 12 कितना होता है? 160 और 32, 1920 माइनस 1570 कितना हुआ? 12 सत्ते 5, 8 5 3, 350 आया, ठीक है। एक्स वन प्लस एक्स ट्वेल्व कितना आया? 350, ठीक है। हमें बोला कि इनमें से कोई एक जना जो है ना, 60% ऑफ द हाइट इन द टोटल हाइट कितनी है हमारे पास? 350। उसका 60% एक जना कंट्रीब्यूट करता है। मान लो एक्स इलेवन जो है, वो टोटल हाइट जो है 350, उसका 60% यानी 60/100 ऑफ 350 हो गया, ठीक है। तो कितना हुआ? 35 छक्के कितना होता है? 6 5 3 210, ठीक है। तो एक्स इलेवन कितना हुआ? 210। तो फिर एक्स ट्वेल्व कितना होगा? 140, यानी 210 और 140 इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमने पूछा कि हाइट रिमेनिंग टू स्टूडेंट्स की। तो एक हमने 210 निकाल लिया एक्स इलेवन की। तो एक्स ट्वेल्व ऑटोमेटिकली, मतलब एक्स वन प्लस एक्स ट्वेल्व अगर 350 था, तो ऑटोमेटिकली एक्स ट्वेल्व कितना हुआ? 140 सेंटीमीटर हो गया। तो अपन ने ऐसा कुछ भी अनोखा नहीं किया, ना कोई डेविएशन लगाया ना कुछ और। जैसा जैसा क्वेश्चन ने बोला एवरेज में, वैसा वैसा हम करते गए और आंसर आ गया, ठीक है। बाकी मतलब हर बार ही बोलता हूँ कि डेविएशन वगैरह की ऐसी कोई जरूरत नहीं है। फिर भी आप लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो। एक बार देख लेते, रिकॉर्डिंग हो रही है? बिल्कुल हो रही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थ्री। इसमें क्या था? इसमें रमेश टेक्स 5% ऑफ इस ईयरली सैलरी, ठीक है। मैंने क्या किया? ईयरली सैलरी वाई एस, ठीक है, इसको मान लिया 100x, ठीक है। अब इसने बोला कि इसने वॉच खरीदी। कैसे खरीदी? कितने में खरीदी? वॉच खरीदी भाई रमेश ने। रमेश ने वॉच खरीदी 5% ऑफ हिज ईयरली सैलरी, यानी कि 5x में, ठीक है। 100 का 5%, 5x हो जाएगा, ठीक। अब इसमें बोला कि वैल्यू ऑफ वॉच डिक्रीजेस 10% एवरी ईयर आफ्टर 2 ईयर्स, ठीक। तो 2 साल की बात हो रखी है, ठीक है, और बोल रखा है कि 10% से हर साल घटती है। तो पहले साल अगर 10% से घटेगी तो 0.5x से घटेगी, तो कितनी हो जाएगी? 4.5x। दूसरे साल फिर से 10% यानी कि 0.45x से घट जाएगी, ठीक है। तो 4.5 माइनस 0.45 कितना होता है? 10 पंजे 5, और ये आ जाएगा 4.05, ठीक है। कितनी हो जाएगी? 4.05x, यानी कि 2 साल बाद, 2 साल बाद उसकी वैल्यू 4.05x हो गई, ठीक है। अब इसने इस वॉच को रजत को भेज दिया, बेच दिया। तो 4.05x जो है वो रजत का हो गया सीपी। रजत के लिए क्या बना? सीपी बन गया, ठीक है। क्योंकि ये रमेश का एसपी है, रजत ने इसे खरीद लिया 4.05x पे। अब रजत का एसपी हमें गिवन है, रजत का एसपी, ये है रजत, रज्जो। रज्जो का एसपी हमें गिवन है 30,375 रुपए। कोई दिक्कत नहीं। तो इसको प्रॉफिट कितना हुआ? प्रॉफिट हुआ 25%, यानी कि 4.05x जो सीपी था। सीपी कितना था हमारा? यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। 4.05x, इस पे 25% का प्रॉफिट 30,375 बनाता है, यानी कि 4.05x इंटू 125/100, वैल्यू 30,375 होगी, ठीक है। काटा पीटी कर लेते हैं। 25/5, 25/1, 53, 25/2, 50, 37, 25, और 125 कितना आएगा? 1215। फिर 5 से काट लेते हैं इसको। 5 2, 1 1 2, और 223। 223 ही आएगा क्या? जो भी आएगा देख लेना है आगे। 25 5 2 21, अच्छा 243 आएगा। सॉरी अबाउट दैट। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी? 243 इंटू 100 अपॉन 405। अगर मैं डेसिमल को हटा दूं तो यहाँ पे इंटू और हो जाएगा, ठीक है। 5 से अगर इसे काट दें, 5/81, 5/20, 81 का 3 हो गया। तो कितनी हुई? 3 2 60, 3 2 6,
₹6,000, ठीक है। एक्स की वैल्यू हुई ₹6,000। हमसे पूछा है कि रमेश की मंथली सैलरी कितनी थी, हमने कितनी मानी थी, ईयरली सैलरी कितनी मानी थी, 100x। 100x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये ईयरली सैलरी आ जाएगी, कितना हो गया, 6 लाख। 6 लाख यानी कि मंथली कितनी हुई, इसे 12 से डिवाइड कर दो तो 50,000। वैसे इसमें कुछ ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वो सबको पता चल जाता है कि 6 लाख ईयरली है तो 50,000 मंथली होगी। हर कोई कर लेगा, अब इसमें कोई बताने की जरूरत थोड़ी ना है कि 12 से डिवाइड करना है आपको, ठीक। तो क्वेश्चन का कंसेप्ट ये था बेसिकली, थोड़ी कैलकुलेशन थी, ऐसी भी नहीं थी, ठीक है। इजी सी कैलकुलेशन थी, कोई ज्यादा खतरनाक भी नहीं थी। यहाँ 10%, 10%, 10% से गिर रहा था ये, ठीक है। इसमें ये वैल्यू आई, हमें बस ये सोचना है कि ये रजत के लिए सीपी हो गया। रजत का एचपी ये है तो उसका 125%, क्योंकि प्रॉफिट 25% है तो 125% जो है वो इसके बराबर होगा। इसके बाद सिर्फ कैलकुलेशन करनी है और कुछ नहीं। कैलकुलेशन में थोड़ी बहुत अगर गलती हो भी जाती है तो हो जाती है कभी कभी, है ना। तो इतनी चिंता की कोई बात नहीं है, वापस से सही कर लेना। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, x+25/x की वैल्यू 10 गिवन है। ये वाला क्वेश्चन मैंने क्यों लिया है, अब कई लोग इसमें है ना x² + 625x ऐसे ऐसे कुछ कुछ लगाने की कोशिश करेंगे, उनसे नहीं होगा, नहीं होगा। आप ये क्यों कर रहे हो, पहले तो ये बताओ। क्वेश्चन में क्या बोला है, x4+1/x4 - 1। क्वेश्चन में कहीं भी 625 वाला फिगर नहीं है, 25 वाला फिगर नहीं है, कुछ भी नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं है। इसका मतलब है कि इस वाली अप्रोच से क्वेश्चन शायद सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। शायद ही बोलूंगा, ठीक है, क्या पता हो जाए, वो कोई हमें नहीं पता कि वो केस कौन सा होगा, लेकिन एक बार इंट्यूशन यही आता है कि यार अगर इसमें ऐसे करे ना, मैं इसको स्क्वायर करके और वैसे वैसे, तो शायद ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा सॉल्व, क्योंकि इसमें कहीं है ही नहीं, 625 वाला फिगर नहीं है, ना कोई 25 वाला फिगर है। मतलब इस वाले एक्सप्रेशन में 5, 25, 625, 125 कुछ रिलेशन है ही नहीं, कहीं भी नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये कि यहाँ पे कहीं ना कहीं वैल्यू पुटिंग रख रही लग रही होगी, ठीक है। तो मैंने तुरंत यहाँ पे देख लिया था कि एक्स को अगर 5 पुट कर दें, एक्स को अगर 5 पुट कर दे तो 5+5 मतलब 25/5 क्या हो जाएगा, 5, वो 10 आ रहा है, ठीक है। तो तुरंत ही क्लिक कर गया कि यार एक्स की वैल्यू 5 वैल्यू पुटिंग से हो जाएगा। ये कैसे क्लिक किया, जब मैंने इस एक्सप्रेशन को देखा कि यहाँ पे कहीं भी 625 वाला फिगर नहीं है, अगर मैं इसको स्क्वायर कर दूं तो मुझे कुछ फायदा नहीं हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पे कहीं भी पूछा नहीं है ऐसा कुछ। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं वैल्यू पुटिंग से शायद ये हो रहा होगा, और मुझे तुरंत क्लिक कर गया कि यार एक्स की वैल्यू 5 डाल दे तो हो जाएगा। अब तो आप कर ही लोगे, 5^4 + 1/5 इसको क्या बताऊं, 625 + 1/625 - 1, अब तो काटा पीटी और कुछ नहीं। तो कुछ खास नहीं था, ठीक है। बस इसलिए बताया था कि कैसे सोचना होता है कि कहाँ पे वैल्यू पुटिंग लग जाएगी, कहाँ पे क्या हो जाएगा, थोड़ा सा सोच के करना पड़ेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा, मतलब अच्छा इन द सेंस कि बताऊंगा कैसे। तो गारमेंट कंपनी डिक्लेयर 35% डिस्काउंट फॉर होलसेल बेयर्स, ठीक है। मतलब 35% का डिस्काउंट अगर उन्होंने ऑफर किया तो 65% में वो बेच रहे हैं, ठीक है। मिस्टर गगन बॉट गारमेंट्स, तो मिस्टर गगन ने डिस्काउंट के बाद बाय किया होगा, यानी कि 65% की वैल्यू पे बाय किया होगा। तो मिस्टर गगन का सीपी जो है वो 65% है। इस 65% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 48,000 दे रखी है। में लिखा है ना, गारमेंट्स फ्रॉम द कंपनी फॉर ₹48,000 आफ्टर गेटिंग डिस्काउंट, यानी कि डिस्काउंट के बाद 48,000 रुपए में खरीदा, यानी कि 65% की वैल्यू 48 के रही होगी, ठीक है। अब इसने सेलिंग प्राइस को ऐसे फिक्स किया कि इसको 30% का प्रॉफिट हुआ। ओरिजिनल प्राइस जो कंपनी की थी, नॉन होलसेलर, मैंने ओरिजिनल प्राइस क्या मानी, 100%। उसी में ही तो 35% का डिस्काउंट लगा के मैंने ये होलसेल बेयर्स के लिए 65% निकाला, ऑब्वियसली, ठीक है। हमें बोला कि उसने प्रॉफिट अर्न किया ओरिजिनल प्राइस 100%, जो है 100% जो था उसमें 30% का प्रॉफिट, यानी कि जरूर से यहाँ पे 130% में इसने बेचा होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ये बोला कि इसने सेलिंग प्राइस को इस तरीके से फिक्स किया कि भाई इस प्राइस पे इसको 30% का प्रॉफिट हो, तो उसने सेलिंग प्राइस को 130% किया होगा, तभी आया होगा। तो 65% की वैल्यू अगर 48 के है तो 130% की वैल्यू क्या होगी, 65 × 2 130 ही तो होता है, तो 48 के इंटू 2 सीधा सीधा क्या आ जाएगा इसका, 96 के। तो इसमें इस तरीके से सोचने का करना था, ठीक है। अब ये मुझे क्यों पता चला कि इसमें पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी है, ये कैसे पता चला, क्योंकि ये देखो 65 और 48 कुछ भी काटा पीटी नहीं हो रही, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगा कि यार शायद इसमें कैलकुलेशन
पूरी नहीं करनी हो, ठीक है, तो हम एक बार पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, पूरा क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं, क्या पता इसमें कैलकुलेशन करने की जरूरत ना पड़े, एग्जैक्ट वैल्यूज निकालने की जरूरत ना पड़ी। तो मैंने क्वेश्चन को पढ़ा और वास्तव में पाया कि हाँ भाई, एग्जैक्ट वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। ये सब चीजें कैसे आती है? ये आती है एक्सपीरियंस। जब आप ज्यादा से ज्यादा मॉक्स देते हो ना, ज्यादा से ज्यादा आप मॉक्स देते हो, तो आपको समझ में आता है कि यार कहाँ कैलकुलेशन करनी है, कहाँ नहीं करनी है, कहाँ पे ऑप्शन देख के काम हो सकता है, कहाँ पे कैसे हो सकता है। ये सब प्रैक्टिस का खेल है भाई, ये ऐसे नहीं आएगा। ये आप सोचो कि बस एक दिन में आ जाएगा, तो ऐसे तो नहीं आने वाला। इसमें काफी प्रैक्टिस लगेगी। 50, 60, 70 कितने भी मॉक्स लग सकते हैं, ठीक है। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, ये मैंने पिछली बार भी इस टाइप का क्वेश्चन कराया था, एक बार फिर करा देता हूँ, ठीक है। इसमें बोला है कि 50 पैसा कॉइन है, ठीक है, 20 पैसा कॉइन है और 25 पैसा। कोई दिक्कत नहीं। अब ये हमें 3:5 के रेशो में दे रखे हैं, 50 और 20। तो मैंने मान लिया कि 50 पैसे वाले 3x है, ठीक है, नंबर ऑफ कॉइन्स, और 20 पैसे वाले 5x है कॉइन्स। टोटल कॉइन्स कितने? 564। तो 25 पैसे वाले कितने रहे होंगे? 564 -8x रहे होंगे। कोई दिक्कत इसमें नहीं, कुछ भी हमने नहीं सोचा। हमें बोला कि इन 564 कॉइन्स को सबको मिला दें, तो इसमें जितने भी जो भी 50, 20, 25 पैसे के कॉइन्स हैं, इन सबका सम 161 रुपए है। तो 50 पैसे के अगर 3x कॉइन है, तो हमारे पास रुपए कितने बने? 3x/2 रुपीज। 20 पैसे के 5x कॉइन है, तो हमारे पास रुपए कितने बने? 5x/20 पैसे, यानी × 1/5 रुपीज, ठीक। 20 पैसे का मतलब क्या होता है? 1/5 रुपए तो होता है, ठीक है। और यहाँ पे 25 पैसे यानी कि 564 - 8x इंटू 25 पैसे का मतलब क्या होता है? 1/4 रुपए, ठीक है, तो इंटू 1/4 रुपए। इसकी वैल्यू क्या है? 161। जैसा जैसा क्वेश्चन ने बोला, हमने वैसा वैसा कर दिया। ये कट गया, ठीक है। ये कितना बना? ये 5x/2 बना। अब इसमें 4 से इसको डिवाइड करो तो कितना आएगा? 141 -8x/4 कितना होगा? 2x बराबर 161। तो कितना हुआ? 4x, x/2 की वैल्यू क्या हुई? 20। तो x कितना हुआ? 40। x आ गया हमारे। अब हमसे पूछा क्या? नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स, यानी कि 3x है। 3 × 40 कितने हुए? 120। वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। जैसा जैसा क्वेश्चन में बोला, हमने वैसा वैसा कर दिया, आंसर आ गया। कोई दिक्कत इसमें थी नहीं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इजी है, लेकिन क्योंकि प्रोबेबिलिटी कई लोगों के लिए एक नया टॉपिक है, इसलिए मैं करा देता हूँ। काफी लोग इजी कहेंगे इसको, ठीक है। प्रोबेबिलिटी इसमें क्या दे रखा है कि ए और बी अपीयर हुए किसी इंटरव्यू में, और प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग ए एंड बी हमें गिवन है, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नन ऑफ देम गेट सिलेक्टेड। प्रोबेबिलिटी ए के सिलेक्शन की कितनी है? 1/9। तो प्रोबेबिलिटी ए का सिलेक्शन नहीं होगा, वो कितनी होगी? 1 - 1/9। इसको ए बार से डिनोट कर देते हैं, तो कितना होगा? 8/9, ठीक। प्रोबेबिलिटी बी के सिलेक्शन की कितनी है? 7/10। प्रोबेबिलिटी की बी सेलेक्ट नहीं होगा, वो 1 - 7/10 हो जाएगी, तो कितनी होगी? 3/10 होगी। कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। अब बोला कि नन ऑफ देम गेट सिलेक्टेड। नन ऑफ देम मतलब दोनों ही सेलेक्ट नहीं हुए। तो पी ए बार और बी बार, यानी कि दोनों ही सेलेक्ट नहीं हुए, मतलब कि इन दोनों का इंटरसेक्शन हो गया, ठीक। तो क्या हुआ? इंडिपेंडेंट इवेंट से दोनों आपस में तो कोई डिपेंडेंट है नहीं, दोनों ही सेलेक्ट नहीं हुए, इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो ए सेलेक्ट नहीं हुआ 8/9, बी भी सेलेक्ट नहीं हुआ 3/10, ठीक है। दोनों ही सेलेक्ट नहीं हुए, इसकी कैलकुलेट कर लो। 24/90 करना जरा इसको। 4/6, 4 क्या आएगा? नहीं यार, 2 से जाएगा क्या? 2/12। अबे 6 से करो। 6 से 4, 6 से 15। 4/15 आ जाएंगे, ठीक है। 6 से ही कर दिया मैंने। 4/15। तो वैसे तो काफी इजी क्वेश्चन था, लेकिन क्योंकि प्रोबेबिलिटी कई लोगों को नहीं आती है, इसलिए मैंने करा दिया कि एक बार पता है कैसे करना। अच्छा, ये टाइम स्पीड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। काफी लोग बोल रहे हैं मेरे से कि टाइम स्पीड डिस्टेंस कैसे सॉल्व करते हैं, बेसिक से वो देख लेते हैं। सबसे पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन देखो ना, थीफ और पुलिस का, पहले बनाओ यहाँ पुलिस। ये थीफ और ये पुलिस। ये थीफ है, ये है पुलिस, ठीक है। आफ्टर सीइंग अ पुलिस कार एट, थीफ ने कब देखा पुलिस कार को? 350 मीटर की डिस्टेंस। द पुलिस कार स्टार्ट चेजिंग, ठीक है, ये सब हो गया। इफ द थीफ रन्स 1.6, मान लो यहाँ पे कॉट हुआ, यहाँ पे वो पकड़ा गया, ठीक है, थीफ इस पॉइंट पे। तो इसने कितना रन किया? थीफ ने 1.6 किलोमीटर, यानी 1600 मीटर रन किया। ये हमेशा फिगर बनाना सीखो,
टाइम स्पीड डिस्टेंस में, ये हमेशा बनाया करो, ठीक है। ये मेरा एक सजेशन है कि फिगर आप हमेशा बनाओगे, टीएसडी का कोई भी क्वेश्चन होगा, ठीक है। स्पीड ऑफ पुलिस हमें गिवन है यहाँ पे 39 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ पे इसको ले लो कुछ भी एक्स, ठीक। तो टाइम क्या होता है, स्पीड क्या होता है, किलोमीटर पर आवर डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो थीफ को जितना टाइम यहाँ तक पहुंचने में लगा, इस पॉइंट तक जहां पे वो कॉट हुआ, ठीक है, इसको सी मान लेते हैं, उतना ही टाइम पुलिस को भी यहाँ सी पॉइंट पे पहुंचने में लगा होगा, तभी तो पकड़ा गया, तभी तो थीफ पकड़ा गया। यानी कि टाइम दोनों का सेम है, तो इसमें टाइम को हम इक्वेट कर देंगे, ठीक है। तो थीफ को कितना टाइम लगेगा, 1600 बटे एक्स, ये डिस्टेंस अपॉन स्पीड वाले फॉर्मूला से, ठीक है। और पुलिस को कितना टाइम लगेगा, ये है टी थीफ, ठीक है। ये है टी पुलिस, पुलिस को कितना टाइम लगेगा, पुलिस को लगेगा, ये डिस्टेंस कितनी है, 1950 मीटर अपॉन 39, पर इसमें ध्यान देना 39 जो है किलोमीटर पर आवर में, तो इसको मीटर पर सेकंड में करना पड़ेगा, तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। तो टी टी एच और टी पुलिस ये दोनों तो सेम है, तभी तो पकड़ा गया थी, तो इन दोनों को इक्वेट कर देंगे, 1600 बटे एक्स बराबर 1950 बटे 39 इंटू 5/18, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 5/32, 5 बटे कितना आएगा, 39, 39 से 39 गया, एक्स की वैल्यू कितनी आई, 32 इंटू 5/18, यह आ रही है हमारी मीटर पर सेकंड में। हमें चाहिए किसमें, किलोमीटर पर आवर। तो 32 इंटू 5/18 इंटू वापस से इसको 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये खत्म हो गया, तो आंसर इसका हो गया 32 किलोमीटर पर, ठीक है। तो हमेशा फिगर बनाने की आदत डालो, मेरा मेन मकसद इस क्वेश्चन को कराने का यही था कि आप फिगर जरूर बनाएं, उससे काफी इजी हो जाते हैं यार ये वाले क्वेश्चन, ठीक है। फिगर बनाना इसमें ना भूलें, टीएसडी के क्वेश्चन में, ये मेरा सजेशन है, बाकी तो आपकी चॉइस है, ठीक है। ये पता नहीं काफी लोगों ने तुक्का मारा है इसमें, ऐसा बोल रहे थे लोग मेरे को, मुझे समझ नहीं आया क्यों मारा, ठीक है। एक राइट एंगल है एबीसी, ठीक है, ये 90 डिग्री ट्राइंगल है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए मीट्स बीसी एट पॉइंट डी, बाइसेक्टर है तो ये वाला 45 हो गया, ये वाला 45 हो गया। एंगल ए डी सी हमें गिवन है 89 डिग्री, 89 डिग्री गिवन है। यहाँ से सी कितना आ जाएगा, 89 प्लस 45 कितना होता है, 14, 134। तो एंगल सी कितना आएगा, 180 में से 134 को अगर हम माइनस करेंगे, 10 4 6 7 3। मैं ऐसे ही कैलकुलेशन करता हूँ, इसी टाइप से मैं मेंटल कैलकुलेशन बहुत कम करता हूँ, जब बहुत तेज भागना होता है तब करता हूँ, ठीक है। वरना नॉर्मली मैं इसी टाइप से कैलकुलेशन करता हूँ, ठीक है। तो एंगल सी कितना हुआ, 46 डिग्री। तो एंगल बी कितना होगा, 90 में से 46 को अगर घटा दे, 10 4 4 8 4 बात खत्म। ऐसे कैलकुलेशन करने में भी कोई बहुत टाइम नहीं लगा, ठीक है। क्वेश्चन काफी इजी था, लेकिन पता नहीं क्यों लोगों ने इसमें तुक्का लगाया था, मुझे समझ नहीं आया। मेरे को लोग बोल रहे थे तुक्का तुक्का लगा रखा है, पता नहीं क्यों लगा रखा है भाई। खैर, ये मैंने क्वेश्चन इससे लिया है, इसमें आप ध्यान से देखो, 8 क्यूब इंटू 16 की पावर 5, यानी कि 2 का क्यूब इंटू 3, ये भी 2 की पावर में लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 इंटू 5, यानी कि 2 की पावर 9 इंटू 2 की पावर 20, यानी कि 2 की पावर 29। गलती लोग यहाँ करेंगे कि इसमें नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल देंगे लोग, और इसका आंसर 30 मार्क कर आएंगे, इसका आंसर लोग 30 मार्क कर आएंगे, जो कि गलत है। इसमें बोला क्या है, टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स बोला है भाई, 30 मार्क करोगे, इसका मतलब क्या हुआ, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू एक फैक्टर जो है वो 1 था, ठीक है, ये 29 बार ये था, ये तो ठीक है 29, लेकिन इसमें एक फैक्टर 1 था, तो आपने 30 जब मार्क किया। वो क्यों बोलते हैं कि हम +1 करते हैं टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स में, क्योंकि एक फैक्टर 1 होता है, इसलिए हम +1 करते हैं, पहली बात तो ये समझो। तो आप अगर 30 मार्क कर रहे हो, तो आप एक वाले फैक्टर को भी काउंट कर रहे हो, क्या एक प्राइम है, नहीं है, तो फिर आपने क्यों काउंट किया ये। तो इसका वैसे आंसर सीधा सीधा 29 हो जाएगा, क्योंकि 2 एक प्राइम नंबर है और 2 की पावर 29 तक जा रहा है, तो 29 प्राइम फैक्टर्स है इसके सिर्फ, ठीक है। नंबर ऑफ फैक्टर्स पूछा होता, नंबर ऑफ फैक्टर, तो आंसर 30 होता, ठीक है। ये एक सिली मिस्टेक वाला क्वेश्चन था, इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ कि लोग क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ेंगे, या कुछ लोग तो क्वेश्चन सही से पढ़ के भी इग्नोर मार देंगे, ठीक है। तो ध्यान रखो इन चीजों का। अब ये वाला क्वेश्चन है पूरी तरीके से कैलकुलेटिव है, ठीक है। इसमें मान लो मैंने एमपी माना 100x, ठीक है।
इस पर डिस्काउंट दिया SP 12% का, यानी कि 88x हो गया। ठीक है, मैंने मान लिया कि CP इसका Y था। ठीक है, हमें बोला कि इसको अभी भी 17% का प्रॉफिट हुआ, यानी कि Y पे 117/100 अगर करेंगे तो 88x की वैल्यू आएगी। ठीक, तो इसमें बोला कि शॉपकीपर परचेज द प्रोडक्ट फॉर 1867, यानी कि Y की वैल्यू हमें 1867 गिवन है। हमसे पूछा 100x की वैल्यू, तो 88x की वैल्यू क्या है? 1867 इंटू 117/100। 100x की वैल्यू क्या होगी? 1867 इंटू 117/100 इंटू 88 इंटू 100, यही होगी। तो 100 से 100 कट जाएगा। अब 1867 को 117 से मल्टीप्लाई करो। 7 6 42, 6 4 8 7 56 ठीक है, 13069 और 1867 और 1867। ठीक है, मैं बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। 7 6 13 14, ऐसे ही किया भी था मैंने मॉक में। 8 6 14 17 18 और 8 1 9 10 11 और ठीक है, ये आ गया। कितना आया? 218439। इसको हमें 88 से डिवाइड करना है। 88 2 जा 176। इसको थोड़ा ऊपर लिख सकते थे, लेकिन ठीक है। तो कितना आएगा ये? 242। ठीक है, 42 आएगा। 42439 बचेगा आगे। इसको हम 88 से करेंगे। ठीक है, 42439 को तो 88 इंटू 4 आई थिंक हो जाएगा। 8 4 जा 32, 8 4 जा 352। ठीक, 88 इंटू 4, तो यानी कि 24 से आंसर आएगा। ठीक है, 88 इंटू 5 अगर हम करेंगे तो ये इसके बाहर हो गया 420, यानी कि 24 से आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन 24 ही होता है। ठीक, मतलब इसमें आगे करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा आप यहाँ से मार्क कर सकते हो ऑप्शन देख के, कोई बड़ी चीज नहीं है। तो इसमें सिर्फ कैलकुलेशन थी और कुछ नहीं था। नौ, ये वाला क्वेश्चन, इसमें लोग फिगर अगर बना ले तो हो जाएगा। सबसे पहली बात तो ये समझो, AB एक कॉर्ड है। ठीक है, माइनर सेगमेंट पे है, ठीक है, सर्कल विद सेंटर। तो ये एक सर्कल है, कोई दिक्कत इसमें। माइनर सेगमेंट पे मैंने माना कि चलो ये है हमारा माइनर सेगमेंट। ठीक है, तो AB एक कॉर्ड है, माइनर सेगमेंट। ये एक सर्कल है जिसका सेंटर हो है। C जो है वो पॉइंट है A और B के बीच में, माइनर आर्क AB पे। ये वाली कौन सी आर्क है? ये तो मेजर आर्क है, क्योंकि ये काफी बड़ी आर्क है। ठीक, जो छोटी आर्क है उस पे AB एक पॉइंट गिवन है, C एक पॉइंट गिवन है। ठीक, ये हमने कर दिया। टेंजेंट्स टू द सर्कल एट A एंड B मीट एट पॉइंट D। इस पे अगर हमने टेंजेंट ड्रॉ की, टेंजेंट ड्रॉ की, ठीक है, अबे यार फिगर सही नहीं बन रहा। तो ये D पे मिल रहा है। ठीक, तो हम ये बना देते हैं कि भैया ये है हमारा सेंटर, यहाँ से यहाँ ये वाला एंगल तो 90 डिग्री होगा ऑब्वियसली, क्योंकि टेंजेंट है। सेंटर से अगर टेंजेंट पे, तो ये वाले एंगल सब 90 होंगे। ठीक, हमें गिवन है एंगल ACB की वैल्यू 128। ACB की वैल्यू 108 की वैल्यू। काफी रिपीटेटिव क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें हमें कुछ नहीं करना होता। AB को यहाँ मेजर आर्क पे ज्वाइन करना होता है। अब आप ध्यान से देखोगे तो ABC, और इस पॉइंट को अगर मैं मान लूं E, तो ABCE एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन जाता है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन जाता है क्योंकि सारे पॉइंट सर्कल पे हैं। ठीक है, तो एंगल AEB जो होगा वो 180 माइनस 108 हो जाएगा, क्योंकि भाई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल यानी कि एंगल E प्लस एंगल C जो होगा वो 180 होगा। ठीक है, तो हमारा एंगल E कितना आ जाएगा? 180 माइनस 108 विच इज इक्वल टू 72। तो ये अगर 72 आ गया, तो AB वाली जो आर्क है वो अगर सरकमफ्रेंस को 72 बना रही है, तो सेंटर पे इसका डबल बनाएगी, यानी कि 144 बनाएगी। अब आप क्वाड्रिलेटरल AOBD को ध्यान से देखोगे तो उसमें एंगल O जो है वो हमारा 144 है। एंगल A बराबर एंगल B 90 के बराबर है। और एंगल D कितना होगा? क्योंकि इन सबका सम, एक क्वाड्रिलेटरल है तो सबका सम 360 डिग्री होगा, तो पता ही है। तो एंगल D कितना होगा? 144, मतलब इसको 360 माइनस 144 प्लस 180 कर देना। ठीक है, तो फाइनल आंसर 36 डिग्री आ जाएगा। वो आप सब्ट्रैक्शन और एडिशन तो आप खुद भी कर सकते हो। ठीक है, जगह नहीं है मेरे पास इसलिए नहीं करके बता रहा। तो 360 में से सबके सम को माइनस करना और कुछ नहीं। तो ये भी कोई खास क्वेश्चन तो नहीं था, फिर भी किसी को नहीं आता हो तो कर सकता है। ठीक।
ये वाले क्वेश्चन लेने का एक मकसद है मेरा, वो बताता हूँ कि इसमें जब भी ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए ना, उसको कैसे करना है। ये क्यू आर, ठीक है, एंगल क्यू आर पी हमें गिवन है, एक पॉइंट एस हमें गिवन है जो कि साइड पी आर पे है, ठीक है, और एंगल पी क्यू एस के बराबर है, ये थीटा है, ये थीटा है, ठीक है। जब भी दो एंगल ऐसे सेम दे रखे हो और हमें कोई भी दो साइड दे रखी हो, ठीक है, ऐसे दो या एक भी साइड दे रखी हो, ठीक, तुरंत समझ जाना कि कहीं ना कहीं सिमिलैरिटी का केस है। और दिमाग भी मत लगाना कहाँ सिमिलैरिटी लगेगी। जो एंगल इक्वल है ना उसी ट्राइंगल को ले लेना, जैसे ये पी क्यू एस वाला एंगल इक्वल है और पी आर क्यू वाला एंगल इक्वल है, ठीक है। तो ट्राइंगल पी क्यू एस सिमिलर टू ट्राइंगल पी आर, बात खत्म, सोचना ही नहीं है, ठीक है। पी क्यू अपॉन पी आर हमेशा इसमें सिमिलैरिटी में ऐसा होता है, पी क्यू अपॉन क्यू आर बराबर क्यू एस अपॉन आर एस बराबर पी एस अपॉन पी एस, पी आर क्यू है नहीं, पी आर क्यू है, ठीक है। पी क्यू एस सिमिलर टू पी आर क्यू, तो पी क्यू अपॉन पी आर बराबर क्यू एस अपॉन आर क्यू बराबर पी एस अपॉन पी क्यू, ठीक है। तो हमें पी एस निकालना है, पी एस निकालना है, पी एस यहाँ पे है, ठीक है। तो पी क्यू अपॉन पी आर बराबर पी एस अपॉन पी क्यू से निकल जाएगा ना पी एस। पी एस क्या होगा, पी क्यू का स्क्वायर अपॉन पी आर, यानी कि 126 इंटू 126 बटे 10 इंटू 10, क्योंकि मैंने डेसिमल को उड़ा दिया। और पी आर कितना होगा, 18, 9/2, 9/1 और 14 और 2/7। तो 126 को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 7 2 14, 882 डिवाइड बाय 100, 8.8। तो जी हाँ, मेरी कैलकुलेशन इतनी ही तेज है, ठीक है, मैं बहुत जल्दी मल्टीप्लाई करता हूँ। तो अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि भाई इतनी जल्दी जल्दी कैसे मल्टीप्लाई कर रहा है, तो इससे भी तेज कैलकुलेशन है मेरी, जब मैं लिख लिख के ही मल्टीप्लाई करता हूँ। लेकिन जो लोग मेंटली करेंगे उससे भी तेज मैं कर दूंगा लिख लिख के, ठीक है, ये मेरी कैलकुलेशन स्पीड है। अभी रीजनिंग का एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। मैथ्स के तो हो गए, काफी इजी थी इस बार, मैथ्स से ज्यादा कुछ था नहीं वैसे। ये एक रीजनिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें लिखा है कि 8%, जैसे ही 8 देखो, पहले ही 1 2 3 4 5 6 7 8 पहले ही ये बना लो, ठीक है। कौन सा डायरेक्शन है, साउथ, मार्क कर लो। एस सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पी, हमें कोई एंड पॉइंट दे रखा है, हमें पहले सर्च करना है, पी सिट्स एट द एंड ऑफ द रूट। इधर मानूं या इधर मानूं, हमें पता है कि पी एंड में है, और हमें यहाँ से पता चल रहा है कि थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पी, यानी कि पी के लेफ्ट में कोई है। अभी साउथ डायरेक्शन है, तो पी इधर होगा तभी लेफ्ट में कोई आएगा, ठीक है। अगर पी इधर होगा और साउथ डायरेक्शन है, तो लेफ्ट में तो कोई आएगा ही नहीं, तो पी इधर तो हो नहीं सकता, ये कंफर्म हो गया। तो पी इधर ही होगा, तो एस कहाँ है, 1 2 3, एस जो है वो थर्ड टू द लेफ्ट है, कोई दिक्कत नहीं। 2% सेट बिटवीन एस एंड आर, तो आर यहाँ तो हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पी है, तो फिर आर यहीं आएगा, 2% यहाँ पे, काम खत्म। क्यू सिट्स फोर्थ टू द राइट ऑफ टी, ठीक है। टी के फोर्थ टू द राइट, टी अगर यहाँ होता मान लो यहाँ, तो 1 2 3 4 नहीं हो सकता, टी यहाँ नहीं हो सकता, टी यहाँ नहीं हो सकता। टी अगर यहाँ होता तो 1 2 3 4, हाँ, यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी है कि टी यहाँ हो। अच्छा, अगर टी यहाँ होता तो 1 2 3 4, यानी कि यहाँ पे तो एस है, तो टी यहाँ नहीं आएगा, फिर टी की पोजीशन हमारी फिक्स हो गई, ठीक है, टी यहीं आएगा। यू सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ क्यू, यानी कि यू और क्यू पेयर में होने चाहिए। तो क्यू, अच्छा, तो ये तो डायरेक्ट हो गया, ठीक है, यू सिट्स इमीडिएट। और वी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ डब्ल्यू, अब तो एक ही पोजीशन बची कि डब्ल्यू यहाँ है और 1 2 3 वी यहाँ है, ठीक, काम खत्म। हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन वी एंड पी, वी और पी के बीच में कितने हैं, 3 लोग। तो बस मैं आपको सोचने का तरीका बता रहा हूँ कि पकड़ना क्या क्या होता है। पी सिट्स एट द एंड ऑफ द रो, ये पकड़ना है। उसके बाद पी की हम कौन सी पोजीशन फिक्स करें, वो ऐसे पता चलेगा कि पी कौन से एंड पे है रो के, ठीक है। उसके बाद हमें ये देखना है कि यू और क्यू का एक पेयर है, ये हम देख सकते हैं। या फिर अगर हमें यहाँ से कुछ पता चल रहा है तो वो हम देख सकते हैं, ठीक है। पर हमेशा पहले एंड ऑफ द रो या मिडिल ऑफ द रो, इस टाइप की चीजें अगर गिवन हो तो सबसे पहले वो पकड़नी है, क्योंकि ये एसएससी का एग्जाम है, ये कैट का एग्जाम नहीं है। कैट का एग्जाम होता है ना, वहां पे ये पकड़ में नहीं आती, वहां पे आपको हिट एंड ट्रायल करना पड़ता है, हिट एंड ट्रायल, और थोड़ा सोचना पड़ता है, ठीक है, उसके लिए बहुत दिमाग चाहिए। उसके लिए तो काफी अच्छा दिमाग चाहिए, ठीक है। वो अभी आपको आएगा भी नहीं, वो काफी प्रैक्टिस से आता है, ठीक है, वो ज्यादातर लोगों को नहीं आएगा, तो उसको छोड़ सकते हैं हम, ठीक है। एसएससी के एग्जाम की अगर बात करें तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मिडिल एंड या ये सब गिवन होंगे। नहीं गिवन है तो कुछ ना कुछ इजी सा कोई क्वेश्चन होगा, ऐसा कोई कैट लेवल का क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है, कैट या बैंकिंग लेवल का। तो कोई खास क्वेश्चन ये भी नहीं था, ठीक।
इजी सा ही था। अब आप ये वाला क्वेश्चन है ना, ये वाला क्वेश्चन एक थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। सब लोग एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है। 5 और 1 अपोजिट होने चाहिए, अपोजिट नहीं होने चाहिए क्योंकि यहाँ पे अपोजिट नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, सेकंड ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया कि यहाँ पे भी अपोजिट वाला बंदा है, तो सेकंड भी एलिमिनेट हो गया। अब थर्ड और फोर्थ में यार, मैंने विजुअलाइज करने की कोशिश की थी, लेकिन मुझे दोनों ही ऑप्शन एलिमिनेट मैं नहीं कर पाया, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि 3 और 6 भी एक दूसरे के अपोजिट हो सकते हैं, 1 और 2 भी हो सकते हैं, 5 4 भी हो सकते हैं, 3 1 भी हो सकते हैं, 4 6 भी हो सकते हैं, 5 2 भी हो सकते हैं। फिर प्योर विजुअलाइजेशन का क्वेश्चन है इसके बाद, कि आप है ना विजुअलाइज करो, इनको रोटेट कर करके देखो, मतलब खुद के दिमाग में इनको रोटेट कर करके देखना पड़ेगा। हालांकि मेरे से थर्ड और फोर्थ इस बार दोनों ही ऑप्शन मुझे ऐसा लग रहा है कि सही है, ठीक है। आंसर फोर्थ दिया है, मतलब ये भी ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि थर्ड भी सही है। मेरे से विजुअलाइजेशन शायद हुआ नहीं है, पता नहीं क्या है। वो आप एक बार कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। मैंने मतलब इसका फोर्थ ही किया था, ठीक है। पता नहीं शुरुआत में देखते ही फोर्थ कर दिया था, मुझे नहीं पता ऐसा क्यों किया था मैंने। लेकिन जब मैंने बाद में वापस से क्वेश्चन को रिव्यू किया था, तो मुझे भी समझ में नहीं आया था कि इन दोनों में थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में कैसे एलिमिनेट होगा, ठीक है। विजुअलाइजेशन हुआ नहीं था मुझे प्रॉपर। तो ये वाला आप देख लीजिएगा, ठीक है, थोड़ा, क्योंकि इसमें मैं कुछ बता नहीं सकता, प्योर विजुअलाइजेशन का गेम है। तो वो आप खुद से एक बार देख लेना। और ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि मैंने हमेशा बोला इसमें सबसे पहले जाओ, ऐसा क्वेश्चन है 6%, ठीक है। तुरंत बना लो ये, 1 2 3 4 5 6। बस, सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल, किसी भी एक को फेसिंग सेंटर दिखा दो, क्योंकि हमें बोला है कि फेसिंग द सेंटर है। अब यहाँ देखो ध्यान से कि हमसे ई के बारे में पूछा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन सी एंड एफ, तो अभी हमें पता नहीं, सी को यहाँ बिठा देता हूँ, एफ को यहाँ बिठा देता हूँ। एक पर्सन हो गया, ठीक। ए सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी, तो ए जो है वो सेकंड टू द लेफ्ट है सी के, कोई दिक्कत। डी सिट्स एडजेसेंट टू एफ एंड सी, एफ और सी के, यानी कि डी तो यहीं बैठेगा, पोजीशन फिक्स हो गई। बी सेट सेकंड टू द राइट ऑफ डी, बी यहीं बैठेगा, सेकंड टू द राइट से यही है। तो ए बी सी डी ई सबकी पोजीशन इसमें फिक्स हो गई है, ठीक है। आप कैसे भी कर लो इसको, मान लो आप सी और एफ को यहाँ मान लेना, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, काम करो, सी को यहाँ मानो, एफ को यहाँ मान लो, ठीक है। तो ए सेट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ, ए सेट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी, ठीक है। ये एलिमिनेट ही हो गया मामला, ठीक है। ये वाला केस ही एलिमिनेट हो गया, क्योंकि यहाँ पे ए सेट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी फॉलो ही नहीं होगा। तो फिर एक ही केस बचा है, ये वाला केस। तो इस केस में सबकी पोजीशन फिक्स हो गई है, एकदम फिक्स हो चुकी है। तो 1 तो है ही, ठीक है। 1 वाला तो करेक्ट है एकदम। अब देखते हैं दूसरा वाला, वापस से देख लेते हैं। फर्स्ट वाला स्टेटमेंट तो एकदम करेक्ट है, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब अगर हम दूसरा वाला देखें, तो वही हम काम करेंगे, 6 लोग बनाएंगे हम, 1 2 3 4 5 6, ऐसे एक मार्क कर देंगे कि ताकि हमें पता रहे कि यार ये अंदर की तरफ है, ठीक है। अब हमें बोला यार यहाँ पे देखो, ए ई सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, एक काम करो ना, एफ की पोजीशन को फिक्स कर दो कोई सी भी, ठीक है। तो ई की पोजीशन फिक्स हो जाएगी, ई की पोजीशन फिक्स हो गई यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 2 पर्सन सिट बिटवीन बी एंड सी, ए डज नॉट सिट एडजेसेंट टू सी। अब मान लेता हूँ मैं बी को यहाँ मान लेता हूँ, ऐसे ही मान लिया मैंने। तो 2 पर्सन है बी और सी के बीच में, कोई दिक्कत नहीं। ए जो है वो सी के एडजेसेंट नहीं है, तो ए जो है वो यहाँ नहीं हो सकता, तो ए जो है वो फिर यही होगा, ए की पोजीशन बची, ए बी सी, यानी कि डी की यहाँ बची, ठीक है। हमें पूछा हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई, इमीडिएट लेफ्ट कौन आ रहा है, ए आ रहा है। लेकिन अब एक और दिक्कत है, अगर मान लो मैं इस पोजीशन को हटा दूं, इसको बी मान लूं, इसको सी मान लूं, ठीक है। क्योंकि बी और सी की पोजीशन तो दे नहीं रखी थी, मैं तो बी इधर मान लेता हूँ और सी इधर मान लेता हूँ। ई की पोजीशन तो फिक्स है, यहाँ पे भी एफ और ई तो हमारे फिक्स है, हम पहले ही फिक्स कर चुके, ठीक है। अब मैं बी और सी को बस चेंज कर देता हूँ, एफ और ई मैं फिक्स कर चुका हूँ पहले, ठीक है। मान लिया कि एफ और ई तो यहीं बैठ रहे हैं, ठीक है। लेकिन बी और सी तो मैंने नहीं माना कि भाई उनकी पोजीशन फिक्स है, ठीक है। वो इसलिए नहीं माना कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम बी और सी की पोजीशन को फिक्स कर रहे हो तो आंसर आ रहा हो, लेकिन बी और सी को अगर इंटरचेंज कर दें तो आंसर आ रहा है नहीं आ रहा है, ये भी तो हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। तो 2 पर्सन सिट बिटवीन बी एंड सी अभी भी फॉलो हो रहा है, बी एंड सी के बीच में 2 पर्सन है। और ए डज नॉट सिट एडजेसेंट टू सी, तो ए अब की बार यहाँ नहीं बैठेगा, तो अब ए यहाँ बैठेगा, तो फिर अब डी यहाँ बैठ जाएगा। तो पहले आंसर पहले आंसर हमारा ए आ रहा था, अब आंसर हमारा डी आ रहा है।
ठीक है। इसका मतलब ये है कि हम पोजीशन अभी फिक्स ही नहीं कर पा रहे। इसका मतलब ये है कि हमें अब इस स्टेटमेंट से तो पता नहीं चल सकता कि ई के लेफ्ट में, ई के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठेगा, क्योंकि इस स्टेटमेंट से हम पोजीशन फिक्स ही नहीं कर पा रहे। हम जरा सी पोजीशन बदल रहे हैं और पूरा गेम बदल रहा है। ठीक है। हो सकता है कि ई और एफ भी कहीं और हो। ठीक है। तो उसमें भी कहीं गेम बदल जाए। ठीक है। ई और एफ की पोजीशन को भी इंटरचेंज कर दो। एफ को यहाँ, ई को यहाँ मान लो, एफ को यहाँ मान लो। अगर मान लो ऐसा भी हो जाए तो भी पूरा गेम बदल सकता है। ठीक है। तो इसमें हम फिक्स नहीं कर पा रहे, इस वजह से सेकंड स्टेटमेंट जो है वो सफिशिएंट नहीं है इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। तो इसका आंसर इस तरीके से सिर्फ वन हो गया। तो हमेशा जब भी इस टाइप के स्टेटमेंट के क्वेश्चन आते हैं तो हमें पॉसिबिलिटीज देखनी होती है। जैसे मैं आपको हमेशा बता रहा हूँ, वैसे हर बार ही बता रहा हूँ। ठीक है। तो जैसे हमने यहाँ पे पॉसिबिलिटी देखी कि अच्छा बी और सी को एक्सचेंज कर दूं, ई और एफ को एक्सचेंज कर दूं, तो फिर क्या चीजें बदल रही है और हमें दिख भी रहा है कि हाँ भाई चीजें बदल रही है। तो चीजें अगर बदल रही है तो फिर ये स्टेटमेंट की वजह से आंसर नहीं आएगा, सिर्फ इसकी वजह से आंसर नहीं आएगा। यहाँ चीजें नहीं बदल रही थी। यहाँ पे मैंने आपको दिखाया भी था कि अगर हम चेंज भी कर दें तो सेकंड वाला ऑप्शन बन ही नहीं रहा था। ठीक है। सिर्फ एक ही फिगर बन रहा था। ठीक है। आप कहीं से भी कैसे भी बनाओगे ना, कहीं भी फिक्स कर दोगे वो एक ही आएगा। ठीक है। जैसे भी आएगा मतलब वो एक ही आएगा। ठीक है। तो इस टाइप से हमें सोचना होता है इसको। ठीक है। ज्यादा मिनट के क्वेश्चन नहीं है ये सब, मुश्किल से 1-1.5 मिनट का क्वेश्चन है। कई लोग सोच जल्दी नहीं पाते हैं, लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप काफी जल्दी सोच पाओगे। ठीक है। तो आई होप मतलब काफी शॉर्ट वीडियो रही होगी क्योंकि काफी जल्दी हो गया। ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं यार फिर नेक्स्ट ओलिव के लाइव में। बाय बाय गाइस, बाय।